Welcome, class. Today we are going to discuss an important topic of pharmacology, unit number 7. Unit number 7 of pharmacology, drugs acting on respiratory system. Respiratory system हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में प्रीवियस ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी क्या होती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, नेजल कैविटी, फ्लैरिंग्स, ब्रोंकियस, ब्रोंकियोल्स, ट्रैकिया, एल्वियोली, लंग्स, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एम आई ऑडिबल? एम आई Yes, ऑडिबल? ओके। स्क्रीन इज विजिबल? ye- व्हाट डू यू सी ऑन स्क्रीन? हेलो? Unit 7. ओके। ओके, आई वांटेड टू इंश्योर दैट। फाइन। सो फार्माकोलॉजी यूनिट नंबर 7, ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। हम इस यूनिट में डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, डोजेस, indications and contraindications of following drugs: bronchodilators, expectorant, anti-tissue drugs और mucolytic drugs। ऐसे ड्रग्स जो कि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पर काम करते हैं, हम उनको ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ डिसीज डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए, जिनके क्योर और मैनेजमेंट के लिए हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स क्या होते हैं? ये ब्रोंकस को डायलेट करते हैं। इन्फ्लामेशन की वजह से यदि ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। इनहेल और एक्सेल प्रॉपर नहीं हो पाता है। इनहेल मतलब होता है सांस लेना, एक्सेल मतलब सांस छोड़ना। तो सांस लेना और छोड़ना हमारे जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है। यदि ऑक्सीजन का लेवल ब्लड में कम हो जाएगा, उसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और ऑक्सीजन का लेवल यदि कम होगा और CO2 का लेवल ब्लड में बढ़ेगा, इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, पेशेंट की जान भी जा सकती है। जब भी कोई इमरजेंसी केस आता है तो सबसे पहले रिस्पायरेटरी ट्रैक को हम आर्टिफिशियली या मास्क के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। क्योंकि जब भी एंजाइटी होती है तो पेशेंट घबरा जाता है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट में काफी टाइटनिंग फील करता है और उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है। मतलब उस सांस लेता है लेकिन अंदर लंग्स तक जा नहीं पाती है। लंग्स में, एल्वियोलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स किया जाता है और CO2 को लंग्स के थ्रू एक्सपेल आउट किया जाता है। लंग्स हमारी बॉडी का एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए हानिकारक होती है और ये मेटाबॉलिज्म के दौरान बना एक गैसेस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। तो हम वन बाय वन करके ड्रग्स डिस्कस करेंगे। ब्रोंकोडायलेटर, एक्सपेक्टोरेंट। कभी ना कभी आप डॉक्टर के पास विजिट किया होगा, आपने खांसी जब हुई होगी, स्नीजिंग आ रही होगी, कोई एलर्जिक कंडीशन होगी, है ना? तो उसी में ये सिरप्स और नेजल ड्रॉप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो ब्रोंकोडायलेटर्स क्या करते हैं? ब्रोंकस को डायलेट करते हैं जिससे एयरवे पैसेज ओपन होता है और ब्रीदिंग इजी हो जाती है। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन के केस में हमारे जो इनर लाइनिंग होती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, वहां पर गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होती है। ये म्यूकस के सिक्रीशंस को बढ़ा देती है, जिस वजह से वहां पर ब्लॉकेज आ जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या करते हैं? म्यूकस को लिक्विफाई करेंगे, उसको, उसकी विस्कोसिटी को कम करेंगे, है ना, और उसको पतला बनाएंगे जिससे कि वो आसानी से बाहर आ जाए। तो ये काम होता है एक्सपेक्टोरेंट्स का। एंटी टिश्यू ड्रग्स और म्यूकोलाइटिक ड्रग्स हम खांसी के ट्रीटमेंट में, अस्थमा के ट्रीटमेंट में और रेस्पिरेटरी ट्रैक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें हम यूज करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेजल कैविटी। ठीक है। ये नेजल कैविटी से जब हम इनहेल करते हैं तो एयर नेजल कैविटी से अंदर आता है, फिर ये पाइप से होता हुआ अंदर आता है और
एल्वियोली तक पहुंचता है। यहाँ पर एल्वियोली प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये हमारे लंग्स हैं, लेफ्ट और राइट में लंग्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और लंग्स की जो एल्वियोली होती है, यहाँ पर ये एक बॉल नुमा स्ट्रक्चर होता है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। O2 को O2 को हम मिक्स करेंगे ब्लड में, और CO2 को एल्वियोली में ट्रांसफर करके फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। और लंग्स की तरफ जो मेम्ब्रेन होती है ऊपर, इसको हम प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। यहाँ पर डायफ्राम प्रेजेंट होता है। ये ऐसी मसल्स होती है जो हमें ब्रीदिंग में हेल्प करती है। हम जो इनहेल एक्सहेल करते हैं तो उस टाइम पे ये एक्सपांड होती है और हमारे ब्रीदिंग को फैसिलिटेट करती है। यहाँ पर एपिग्लॉटिस होता है, ये ट्रैकिया पाइप और इसको हम वाइंड पाइप भी कहते हैं। ये ब्रोंकियल ट्री है ना। आगे चल के ये जो नली है, ये छोटी छोटी बारीक नलियों में बट जाती है, और फिर ये नलियां हमारे लंग्स को जाती हैं, और लंग्स में इनका एंड होता है एल्वियोली पर। तो ये ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो जाती है, और इसके डिवीजन को ही हम ब्रोंक्योल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकियल अस्थमा हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रोंकियल अस्थमा कहाँ पर होता है? ब्रोंकियोल्स में होने वाला इन्फ्लामेशन होता है, जो कि एलर्जी की वजह से होता है। और लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर करती है, हम इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डायफ्राम है, और ये लंग्स हैं, ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया आगे चल के डिवाइड हो गई है ब्रोंकियोल्स में, और इसी को हम ब्रोंकियल ट्री कहते हैं। और ये है ट्रैकिया, जिसको हम वाइंड पाइप कहते हैं, ठीक है। ये कार्टिलेज इसको सपोर्ट करता है। और ये है फेरिंग्स, ये है लैरिंग्स, एपिग्लॉटिस और नेजल कैविटी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर रिस्पायरेटरी सिस्टम का डायग्राम देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होते हैं? हमारा सांस लेना रिस्पिरेशन कहलाता है। रिस्पिरेशन सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और ये एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हम यदि हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम से कहें कि सांस लेना बंद कर दो, तो वो हमारी बात नहीं मानता। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है जिसको हम मेडुला ऑब्लंगाटा कहते हैं। वहां पर रिस्पायरेटरी सेंटर प्रेजेंट होता है जो रिस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करता है। नॉर्मली हम 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेते छोड़ते हैं। इसको हमारी रिस्पिरेशन रेट कहते हैं। तो ये रेट कहाँ से कंट्रोल होता है? मेडुला ऑब्लंगाटा से। मतलब हम यदि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करें तो हमारा ब्रीदिंग रेट बढ़ सकता है। तो ऐसी दवाइयां जो हमारे ब्रीदिंग रेट को बढ़ाती हैं, उनको हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स कहते हैं। हम इन्हीं दवाइयों को एनालेप्टिक्स भी कहते हैं। इनका सिनोनिम है। एनालेप्टिक्स या रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट एक ही बात है। और ये ड्रग सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती है, और रिस्पिरेशन सेंटर को स्टिमुलेट करती है, जिससे हमारा रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाता है। इन ड्रग्स में थेरापेटिक इंडेक्स काफी नैरो होता है। मतलब इन ड्रग्स का थोड़ा सा भी डोज में यदि वेरिएशन लाया जाए तो साइड इफेक्ट की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, टॉक्सिसिटी आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट्स का जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है वो काफी लो होता है, नैरो होता है। इसके एग्जाम्पल्स है डॉक्साप्राम, जो कि इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू इंसर्ट की जाती है, और एक्यूट रिस्पायरेटरी फेलियर में यूज होती है। रिस्पायरेटरी फेलियर मतलब होता है सांस न ले पाना। आपने अभी कोविड टाइम पे देखा होगा, कोविड का इन्फेक्शन, कोरोना वायरस रिस्पायरेटरी ट्रैक पे अटैक करता है और इनहेलेशन में प्रॉब्लम होती है। पेशेंट सांस नहीं ले पाता, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है ना। तो आपको ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू मास्क मास्क लगा के उसको ऑक्सीजन दी जाती है ना, जिससे कि उसको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। ओके। और ज्यादा ऑक्सीजन भी यदि पेशेंट को हम देंगे, जो सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं, यदि उसकी क्वांटिटी हमने बढ़ा दी, फ्लो रेट बढ़ा दिया, तो बॉडी में फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं जो कि लंग सेल को डैमेज कर सकते हैं, जिस वजह से पेशेंट की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल है नेलॉक्सेन। नेलॉक्सेन आपने ओपियोइड्स ड्रग पढ़ाए थे। जब मॉर्फिन की पॉइजनिंग होती है तो हम नेलॉक्सेन यूज करते हैं। ये एंटागोनिस्ट होता है, तो नेलॉक्सेन भी हम यूज करते हैं। ये एक नार्कोटिक ड्रग होता है, ठीक है, एक्स शेड्यूल का ड्रग होता है। ये जब मैंने आपको ओपियोइड्स एनाल्जेसिक्स पढ़ाए थे, मॉर्फिन, कोडीन, उस टाइम पे मैंने आपसे ये डिस्कस किया था। 1 मिनट।
नैलॉक्सिन एक नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग है, और ये इंजेक्टेबल्स के फॉर्म में अवेलेबल है मार्केट में। इसकी प्रिपरेशंस आती हैं इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर और सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाता है। म्यूकोलाइटिक ड्रग्स क्या करते हैं, ये स्प्यूटम को लिक्विफाई करते हैं और उसकी विस्कोसिटी को कम करते हैं, जिससे वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक से बाहर निकाला जा सके कफिंग के थ्रू। कफिंग मतलब होता है खांसी, स्नीजिंग मतलब होता है छींकना। ठीक है, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स है। एलर्जिक रिस्पॉन्स कब आते हैं, जब हमारी बॉडी में कोई एलार्जेन अंदर जाता है। तो हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है, इससे एलार्जन के जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। जब हम इनहेल करते हैं तो हमारी नोज से यदि कोई एलार्जन अंदर गया है तो वह एलर्जी कॉज करता है। हमारी बॉडी में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है। आईजीई एंटीबॉडी जब मास्ट सेल से कनेक्ट होती है, रिसेप्टर से बाइंड होती है, तो हिस्टामिन रिलीज होता है। और हिस्टामिन अपने H1 H2 H3 रिसेप्टर से बाइंड होके एलर्जिक रिस्पॉन्स ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस करता है। तो जब भी हमारी बॉडी में एलर्जी होगी तो एलर्जी से इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, और सूजन की वजह से हमारा एयरवे पैसेज कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अब एयरवे पैसेज यदि हमारा सिकुड़ गया तो क्या सांस हम ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, तो प्रॉब्लम होगी ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, है ना। हमें एक्सलेशन में भी डिफिकल्टी होगी। एक्सहेल करना मतलब सांस छोड़ना, इनहेल मतलब सांस लेना, तो दोनों ही हमारा जो प्रोसेस है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो म्यूकोलाइटिक क्या करेंगे, एलर्जी की वजह से जो गॉबलेट सेल ने म्यूकस सिक्रीट किया है ना, ड्राई कफ का प्रोडक्शन हुआ है, उसको हम लिक्विफाई करके उसकी विस्कोसिटी को कम करके उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, जिससे ब्लॉकेज कम होगा। इसके लिए हम कफ सिरप्स यूज करते हैं जिसमें ब्रोमहेक्सिन और एसिटाइल सिस्टीन ये ड्रग्स डाले जाते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट क्या होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो कि कॉमन कोल्ड के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, ये सिंपेथोमिमेटिक वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर होते हैं। सिंपेथोमिमेटिक का मतलब दे एक्ट लाइक एड्रेनालिन। एड्रेनालिन हमारी बॉडी में क्या इफेक्ट देता है, फाइट एंड फ्लाइट सिचुएशन में रिलीज होता है, इमरजेंसी कंडीशन में। और इसके हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट है, जब मैंने आपको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पढ़ाया था उस टाइम पे डिस्कस किए थे, एड्रेनालिन एसिटाइल कोलिन का क्या इफेक्ट होता है। एड्रेनालिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और एसिटाइल कोलिन कहाँ काम करता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। ठीक है, तो ये जो नेजल डिकंजेस्टेंट है ये सिंपैथोमिमेटिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करते हैं, और अल्फा रिसेप्टर से एगोनिस्ट की तरह बाइंड होके अपना एक्शन देते हैं। एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो रिसेप्टर के प्रति एफिनिटी भी रखते हैं और फिजियोलॉजिकल एक्शन भी कॉज करते हैं, उनको हम एगोनिस्ट कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है नेजल प्रिपरेशंस में इफिड्रीन, हाइड्रोक्लोराइड 0.5%, जाइलोमेटाजोलिन 0.05%, ऑक्सीमेटाजोलिन 0.025%, नेफाजोलिन 0.05%। ये नेजल रूट से दी जाने वाली प्रिपरेशन है, नेजल ड्रॉप्स आते हैं। ठीक है, जब भी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेस्ट रूट होता है इनहेलेशन। इनहेलेशन में हम क्या है, अस्थमैटिक पंप्स यूज करते हैं, न्यूबुलाइजर्स यूज करते हैं। तो इससे ड्रग साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच के फास्ट एक्शन देता है, ऑनसेट ऑफ एक्शन हमें मिलता है। क्योंकि जब हम दवाई को इनहेल करते हैं तो वो सीधे हमारे सांसों से हमारे लंग्स और हमारे ब्रोंकियोल्स और ट्रैकिया से होती हुई नीचे की तरफ चली जाती है। ओरल प्रिपरेशंस भी आते हैं जो रेनाइटिस और साइनसाइटिस और कोल्ड्स के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जिसका एग्जांपल है फिनाइल प्रोपेनलामीन। ये 50 mg का टैबलेट आता है और सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल है। और इसका एडवर्स इफेक्ट होता है हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया और पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन मतलब होता है डिस्टरबेंस इन हार्ट बीट, हार्ट बीट का फ्लक्चुएशन को हम पाल्पिटेशन कहते हैं। और टैकीकार्डिया कॉज होता है, टैकीकार्डिया मींस हार्ट बीट का बढ़ जाना, ब्रेडिकार्डिया मींस हार्ट हार्ट रेट का कम हो जाना, हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। अब ये रिस्पायरेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, एलर्जिक रेनाइटिस, कॉमन कोल्ड और कफ, सर्दी खांसी, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सारी समस्याएं रिस्पायरेटरी ट्रैक से जुड़ी हुई हैं। जब हमें रिस्पायरेटरी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या लक्षण हमें नजर आते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, चेस्ट टाइटनिंग, स्नीजिंग, नैरोइंग ऑफ ब्रोंकियल एयरवेज, डिफिकल्टी इन एक्सेलिंग, स्वेटिंग, पसीना आता है, फॉर्मेशन ऑफ ड्राई कफ, ड्राई कफ का प्रोडक्शन होता है जिस वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज ब्रोंकियल अस्थमा।
ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज। इसमें इन्फ्लामेशन होता है, सूजन होती है एयरवेज में, जिसकी वजह से कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है और सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और इसका कोई ना कोई रीजन होता है, कोई एलार्जन होता है, ठीक है, जो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक पर अटैक करके वहां पर इन्फ्लामेशन कॉज करता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में। एंटीबॉडी का एग्जांपल क्या है? आईजीजी, आईजीई, आईजीएम, ये सारे एंटीबॉडीज होते हैं जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। इसमें से जो आईजीई एंटीबॉडी होता है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जैसे ही हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आया, तो उस एंटीजन ने हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को एक्टिवेट कर दिया। अब हमारी जो आईजीई एंटीबॉडी है, जब ये मास्ट सेल पर अपने रिसेप्टर से बाइंड होगी, तो वहां से ऑटोकॉइड्स रिलीज होंगे लाइक हिस्टामीन, और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में शो करेंगे। एलर्जिक रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? खांसना, छींकना, आंखों से पानी आना, नोज से सिक्रीशंस होना, ठीक है, म्यूकस बाहर आना, है ना, रेडनेस होना, ईचिंग होना, पेन होना, ये सभी एलर्जिक रिस्पॉन्स होते हैं। नाउ वी सी द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन द रिस्पायरेटरी सिस्टम। ऐसी दवाइयां जो कि रिस्पायरेटरी सिस्टम पे काम करती हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स, जिसमें बीटा वन और बीटा टू एगोनिस्ट आता है। बीटा वन और बीटा टू किसके रिसेप्टार्स हैं? कौन इस पे बाइंड करता है? आपका एसिटाइल कोलिन या एड्रेनालिन? एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टार होते हैं निकोटिनिक और मस्कैरिनिक, और एड्रेनालिन के रिसेप्टार होते हैं अल्फा और बीटा। बीटा में भी अल्फा वन, बीटा में बीटा वन, बीटा टू और बीटा थ्री, और अल्फा में अल्फा वन और अल्फा टू। तो जो ये बीटा रिसेप्टार होते हैं, ये रिस्पायरेटरी ट्रैक पर प्रेजेंट रहते हैं, तो वहीं पर ये ब्रोंकोडायलेटर्स एज एगोनिस्ट बाइंड होके अपना एक्शन देते हैं, तो ये एड्रेनालिन की तरह काम करते हैं। मस्कैरेनिक रिसेप्टार के हम एंटागोनिस्ट देते हैं। देने से सिक्रीशंस हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है तो ये बॉडी सिक्रीशंस को बढ़ाता है, और अभी हमें सिक्रीशंस को कम करना है, इसलिए हम मस्कैरेनिक रिसेप्टार के एंटागोनिस्ट देते हैं। पढ़ाया था ना मैंने आपको, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में एसिटाइल कोलिन जब अपने रिसेप्टार से बाइंड होता है तो बॉडी सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, स्वेटिंग होती है कि नहीं? यदि आप शेर देख लो तो आपको पसीना आएंगे या नहीं? तो बॉडी सिक्रीशंस बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे इंटरनली भी सिक्रीशन बढ़ेंगे, तो हम क्या है, मस्कैरेनिक का एंटागोनिस्ट दे देंगे, जिस वजह से सिक्रीशंस कम हो जाएंगे, और हमको रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिजीज डिसऑर्डर में सिक्रीशंस को कम करना है। जैंथिन डेरिवेटिव्स यूज करते हैं, जिसका एग्जांपल है मिथाइल मिथाइल जैंथीन्स और थियोफाइलिन। और ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट यूज करते हैं। ल्यूकोट्राइन क्या होता है? ये एक ऑटोकॉइड होता है। मैंने आपको जब एनसेड्स पढ़ाया था तब बताया था, जब फॉस्फोलिपिड पे डैमेज होता है, मतलब हमारे सेल मेम्ब्रेन पे भी डैमेज होगा, तो उस केस में फॉस्फोलाइपेज ए की प्रेजेंस में क्या बनेगा? अरेचिडोनिक एसिड बनेगा। और अरेचिडोनिक एसिड से उस पे जब कॉक्स एंजाइम काम करेगा, तो आगे चल के ऑटोकॉइड्स बनेंगे जो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, है ना, पेन मीडिएटर्स बनेंगे। तो हमें ल्यूकोट्राइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इनके प्रोडक्शन को इनिबिट करना बहुत जरूरी है। इनके इनिबिशन से ही हमें जितने भी हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ रहे हैं वो सप्रेस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ल्यूकोट्राइन का हम एंटागोनिस्ट देंगे, जिसका एग्जाम्पल है मॉन्टेल्यूकोस्ट और जेफिर ल्यूकोस्ट। मास्ट सेल स्टेबलाइजर देंगे। मास्ट सेल स्टेबलाइजर क्यों दे रहे हैं हम? यदि हमारा आईजीई एंटीबॉडी मास्ट सेल से के रिसेप्टर पे बाइंड होगा, तो वहां से वो हिस्टामिन को रिलीज कर देगा, तो हम मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर देंगे, जिससे वहां से हिस्टामिन रिलीज नहीं होगा और एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर का एग्जाम्पल है सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी हम देते हैं, ठीक है, और म्यूकोलाइटिक ड्रग्स देते हैं, और एंटीहिस्टामिन्स देते हैं। एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल क्या है? आपको मैंने बताया था ना, एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल बताइए, एनी वन ऑफ यू। हम्म एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल बताया था ना आपको, क्या हो है? एंटी एलर्जिक ड्रग्स, प्रोमेथाजीन, फेनारामिन, क्लोरफेनारामिन मेलिएट, एविल का इंजेक्शन, ये एलर्जी को कम करता है,
ठीक है। तो यदि मैं समराइज करूं ऐसे ड्रग्स को जो रिस्पायरेटरी ट्रैक पे काम करते हैं, तो पहले इसमें आ गया ओपियोड्स। ओपियोड्स में आएगा कोडीन, फॉल्कोडीन और नॉस्केपिन। ठीक है, ये जो खांसी के सिरप्स होते हैं उसमें दवाइयां डाली जाती है। फाइजर कंपनी का एक कोरेक्स आता है, ठीक है, ब्रोंकोरेक्स। इसमें कोडीन डला होता है, 0.05 mg, जिसका डोज बहुत कम होता है क्योंकि ये एडिक्शन कॉज करता है और नार्कोटिक कैटेगरी का ड्रग है। फॉल्कोडिन डला होता है, नॉस्कैपिन डला होता है। ठीक है। और नॉन ओपियोइड्स भी यूज होते हैं जैसे डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन। तो ये सब आपको इंग्रेडिएंट्स किसकी कंपोजिशन में मिलेंगे? कफ सिरप्स की। कभी आपको खांसी हुई हो, आपने सिरप ली हो, तो उसमें ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो। ठीक है। जिसका मेडिकल स्टोर हो, तो जो दवाइयां खांसी के ट्रीटमेंट में सिरप्स यूज हो रही हैं, उसका कंपोजिशन आप लेवल पे चेक करना, तो वहां पर आपको ये सब नजर आएंगे। ठीक है। एंटीहिस्टामिन का एग्जाम्पल है प्रोमेथाजीन और फेनारेमिन। एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट कफ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसका एग्जाम्पल है पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेनिसिन, अमोनियम क्लोराइड, बाल्सम ऑफ टोल्यू। बाल्सम ऑफ टोल्यू आपने कहाँ पढ़ा है? ये कोगनोसी में पढ़ा होगा, ये नेचुरल सोर्स से मिलने वाला ड्रग है। ठीक है। कभी गले में आपके खराश होती है तो आप लोजिंग्स भी यूज करते हो ना, तो वो भी रिस्पायरेटरी ट्रैक के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यूज होती है। म्यूकोलाइटिक का एग्जाम्पल है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बासिस्टीन। तो ये सब म्यूकोलाइटिक ड्रग के एग्जाम्पल है। और डिमल्सन के एग्जाम्पल क्या है? इसमें लोजिंग्स आता है और ल्यूकोराइज आता है। ठीक है। मुलेठी, मुलेठी भी हमारे गले के लिए अच्छा होता है। गले में यदि कोई कंजेशन हो तो उसको ओपन कर देता है, तो कफ सिरप में ऐड किया जाता है। तो इतने ड्रग्स हैं जो हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम पे काम करते हैं और ब्रोंकियल अस्थमा के ट्रीटमेंट में, या ब्रोंकाइटिस हो जाए उसके ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? ब्रोंकियल में यदि इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरिया या वायरस का अटैक हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ITIS जहां पर भी मिले इसका मतलब इन्फेक्शन होता है। ठीक है। तो ब्रोंकाइटिस मतलब ब्रोंकियोल्स में इन्फेक्शन हो जाए। अभी कोरोना वायरस कहाँ अटैक कर रहा था? हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट पे ही तो अटैक कर रहा था। और म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ रहा था जिससे बहुत ज्यादा कफिंग हो रही थी और पेशेंट को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। दम घुटने की वजह से ही तो कोविड के पेशेंट की जान गई है। गई है या नहीं? है ना? तो अभी अभी हम एक महामारी से उभरे हैं। 2019-20 हमारे लिए बहुत ज्यादा बुरा रहा है। ठीक है। तो कोरोना वायरस किस पे अटैक करता था? रिस्पायरेटरी ट्रैक पर। ठीक है। इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और नेक्स्ट ईयर में आने की इनकी पॉसिबिलिटी है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है, जैसे व्हाट इज रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट, एनालेप्टिक्स क्या होते हैं, गिव एग्जांपल्स, राइट द नेम्स ऑफ एनी टू ब्रोंकोडायलेटर्स, डिफाइन म्यूकोलाइटिक एजेंट्स, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। इसमें आपका नेजल डीकंजेस्टेंट पे शॉर्ट नोट आ सकता है। ब्रोंकियल अस्थमा क्या होता है? 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, LATQ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएगा आपका डिफाइंड एंड क्लासिफाई ब्रोंकोडायलेटर्स, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनीवन, मतलब किसी भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताना है। राइट ब्रीफ नोट ऑन एक्सपेक्टोरेंट, एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं इसके एग्जांपल्स आपको बताना है, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये हमारे कफ को कम करते हैं। डिफाइन एंटी टिश्यू एजेंट्स, क्लासिफाई विथ एग्जांपल ब्रीफली ड्रग्स यूज्ड अंडर दिस कैटेगरी, राइट द शॉर्ट नोट ऑन म्यूकोलाइटिक एजेंट्स। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट के जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको तैयार करने हैं, तो ये यूनिट आपका कंप्लीट होगा। ठीक है। रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट क्या होता है? एनी वन ऑफ यू बताइए। व्हाट इज रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट? मारिया, रवि,
अस्थमा के लिए उपयोग होता है। वेरी गुड। ठीक है। अस्थमा के पेशेंट में यूज करते हैं हम रिस्पायरेटरी स्टिमुलेंट। ये करता क्या है? ये रेट ऑफ रेस्पिरेशन को बढ़ाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ठीक है। हम यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ठीक है। कफ कब प्रोड्यूस होता है, म्यूकस कब प्रोड्यूस होता है? बलगम जिसको हम बोलते हैं, स्प्यूटम बोलते हैं। स्प्यूटम ट्यूबरकुलोसिस के केस में प्रोड्यूस होता है, या कोई इरिटेंट हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चला जाए तो उसकी वजह से, हम इरिटेशन की वजह से रिस्पायरेटरी ट्रैक के जो सेल होते हैं वो हाइपर एक्टिवेट हो जाते हैं और कफ का सिक्रीशन करने लगते हैं। ठीक है। एक होता है प्रोडक्टिव कफ, है ना, जो हमारे लिए जरूरी होता है, लेकिन जब हमारे अंदर एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं तो उस केस में जो कफ प्रोड्यूस होता है वो हमारे एयरवे पैसेज को ब्लॉक कर देता है। ठीक है। तो नॉन प्रोडक्टिव कफ, जिसको हम ड्राई कफ कहते हैं, इसको हमें कम करना जरूरी होता है। ठीक है। कफ को हम स्प्यूटम भी बोलते हैं, चिकटा चिकटा सा रहता है, लसलसा सा, है ना। आपने देखा होगा कभी खांसी आती है तो जो कैंसर के पेशेंट्स रहते हैं वो, उनका भी बहुत ज्यादा स्प्यूटम निकलता है, बलगम आता है खांसी के साथ। और यदि 15-20 दिन से पेशेंट खांस रहा है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसको भी बहुत ज्यादा कफिंग होती है, स्प्यूटम बाहर आता है। तो इन्फेक्शन के केस में भी कफिंग बढ़ जाती है, इन्फ्लामेशन के केस में भी कफिंग बढ़ जाती है। इन्फ्लामेशन का कारण क्या होता है? कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में चले जाए, या कोई केमिकल चला जाए, ठीक है, या डिजीज कंडीशन, अस्थमा और ट्यूबरकुलोसिस, या लंग्स में किसी को कैंसर भी हो जाए तो कफिंग होती है। ठीक है। और ये सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं रिस्पायरेटरी ट्रैक के डिजीज डिसऑर्डर में। तो एंटी टिश्यू का एग्जाम्पल क्या है? ओपियोइड्स, एंटीहिस्टामिन्स, ठीक है, जो कि कफ कफ सेंटर को सप्रेस करते हैं, कफ को सप्रेस करेंगे। ठीक है, सेंटर नहीं। और फैर आपका फेरिंग डिमल्सेंट आपको अभी बताया, लोजिंग्स, कफ ड्रॉप्स, है ना, ग्लिसराइजा, लिंक्टस, ग्लीसरीन। एक्सपेक्टोरेंट का एग्जाम्पल भी मैंने आपको अभी बताया। ठीक है। तो इसके आप नोट्स बना लीजिएगा। एंटी टिश्यू क्या होते हैं? Drugs of this group act on the level of cuff center in the brain. They are used to suppress the dry irritating cough. यदि गले में खराश हो रही है और बहुत ज्यादा कफ का प्रोडक्शन हो रहा है, उस केस में हम एंटी टिश्यू ड्रग्स यूज करते हैं, और ये एक्सपेक्टोरेंट के साथ कॉम्बिनेशन में दिए जाते हैं। ठीक है। कोडीन, ठीक है, कोडीन तो मैंने अभी आपको बताया, ये नार्कोटिक ड्रग होता है, हमको ओपियम कैप्सूल से मिलता है, पेपावर सोमनीफेरा। उससे हमें मॉर्फिन, कोडीन और पेपावरिन, तीन केमिकल मिलते हैं। तो पेपावरिन को तो हम मेडिकली यूज नहीं करते, केवल एक्सपेरिमेंटल पर्पज से ही यूज करते हैं। तो कोडीन को हम खांसी की सिरप में इसलिए डालते हैं कि इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम सप्रेस होता है, जिससे पेशेंट को आसानी से नींद भी आ जाती है। इसलिए कप सिरप में कोडीन फॉस्फेट भी डाला जाता है, कोडीन का फॉस्फेट के साथ साल्ट बना के। ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया हमारा ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। आप इसको देख के नोट्स बना लीजिएगा। ओके। और ये इंपॉर्टेंट यूनिट है, इससे हर साल डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आप आपके खुद के नोट्स बनाइए, है ना। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, और इसका जो कंटेंट है इससे आप अपने खुद के नोट्स तैयार करना। और अपकमिंग लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपसे ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्लासिफिकेशन पूछूंगा। ठीक है। ये क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, है ना। इसमें जैसे ओपियोड्स, ओपियोड्स में कोडीन, फॉल्कोडीन, नॉस्कैपिन। नॉन ओपियोड्स में आएगा डेक्स्ट्रो मेथॉर्फेन। एंटीहिस्टामिन में आएगा प्रोमेथाजीन और फेनेरेमिन। एक्सपेक्टोरेंट में आएगा पोटेशियम आयोडाइड, गुआफेनेसिन, अमोनियम क्लोराइड, बाल्सम ऑफ टोल्यू। म्यूकोलाइटिक एजेंट का एग्जांपल है ब्रोमहेक्सिन, एम्ब्रोक्सोल, एसिटाइलसिस्टीन, कार्बोसिस्टीन। और डिमलसेंट का एग्जांपल है कफ लोजिंग्स और ल्यूकोराइज। ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट क्लास में आई आस्क क्वेश्चंस, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है आप में से किसी को? हेलो। क्यों बेटा? रवि,
हम्म। नहीं सर। नहीं है। कर लोगे? नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, बताना है आपको, ठीक है? उसके नोट्स बना लेना आप। ओके, चलिए, है ना? गुड नाइट।